हेलो गाइज, मेरा नाम है राज शर्मा और स्वागत करता हूं आपका एनसीईआरटी पिच में। आज के बात करेंगे क्लास 11 के पार्ट 1 की, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान क्या होता है, संविधान सभा के बारे में जानेंगे, संविधान कैसे बना, चुनावों के बारे में जानेंगे संविधान सभा के, और कौन कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से हमारा संविधान बन पाया। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसमें जाकर आप इस वीडियो के चैप्टर को PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें संविधान क्या होता है। संविधान ऐसे सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार एक देश की शासन की व्यवस्था को चलाया जाता है तथा राज्यों और नागरिकों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। संविधान में मतलब ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जिसके अनुसार देश में जो शासन व्यवस्था है उसको चलाया जाता है और राज्य मतलब देश के और देश के नागरिकों के बीच एक संबंध स्थापित हो पाता है हमारे संविधान की वजह से। ठीक है, तो अब बात हो गई संविधान की। अब हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, आवश्यकता क्यों पड़ी हमें संविधान की। तो संविधान की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि संविधान जो होता है वो एक देश का सर्वोच्च कानून होता है। दूसरी बात, संविधान द्वारा एक देश में उपस्थित सरकारों की रचना की जानकारी मिलती है। तीसरी बात की बात करें तो संविधान जो होता है वो देश के कानून की शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। संविधान द्वारा सरकार के अंगों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कौन सी शक्ति किसको मिलनी है ये हमारे संविधान में लिखा गया है। ठीक है, मजिस्ट्रेट को कौन सी पावर मिलनी है, DM को कौन सी पावर मिलनी है, नेता को कौन सी पावर मिलनी है, तो ये सारी चीज़ें हमारे संविधान द्वारा निर्धारित की गई पहले से। एक देश में संविधान देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान करता है तथा उनकी रक्षा भी करता है। मतलब आज के समय में हम लोग कुछ भी किसी के बारे में बोल सकते हैं, मोदी जी के बारे में भी हम लोग कुछ बोल सकते हैं, अपने प्रधानमंत्री को बुरा भला भी कह सकते हैं। तो ये किस वजह से हो पा रहा है, ये इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि हमको संविधान ने हमारे मौलिक अधिकार दिए हैं। ठीक है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं और हमारा अधिकार जो है वो वोट डालने पर। तो ये अधिकार हमको किसने दिलाए, ये अधिकार हमको हमारे संविधान ने दिलाए। और अगर कोई व्यक्ति इन जो मौलिक अधिकार है इनका हनन करने की कोशिश करता है तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम इसकी रक्षा कर सकते हैं। कैसे रक्षा कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, बात हो गई मौलिक अधिकारों की। अब हम लोग बात करते हैं 6वें पॉइंट की। संविधान सरकार के लिए दिशा निर्देश प्रस्तुत करता है। जो संविधान होता है वो हमारी सरकार को बताता है कि हमें पॉलिसीज कैसी बनानी है। संविधान सभा की बात करी जाए कि संविधान जो आज के समय में हम लोग देखते हैं ना, ये संविधान किसकी वजह से आया, तो ये संविधान हमारी संविधान सभा की वजह से आया। इस संविधान सभा में पूरे भारत से चुने गए लोग आए थे। इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया था 1946 में। ठीक है, 1946 में इसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन द्वारा। ठीक है, अब बात हो गई संविधान सभा की। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान सभा के रचना की, कि इसकी रचना किस प्रकार थी। जो संविधान सभा बनी इसकी रचना किस प्रकार थी। तो 15 मार्च 1986 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि भारतीयों को भी अब स्वतंत्र होने का अधिकार है। मतलब उन्होंने ये बात पहले से स्पष्ट कर दी थी कि अब हम भारत को आज़ादी देंगे। तो इसके लिए उन्होंने मंत्रिमंडल योजना बनाई, कैबिनेट मिशन का निर्माण किया और आगे चलकर यही कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसकी वजह से जो संविधान का सभा का प्रस्ताव था वो लोगों के सामने आया। अब इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग चुने गए थे, जैसे कि पहले व्यक्ति जो थे स्टीफर्ड क्रिस थे जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, AV अलेक्जेंडर थे जो कि नौसेना के थे, और पैथिक लॉरेंस थे जो भारतीय सचिव थे। इस मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस को बनाया गया था, जो कि 26 मार्च 1986 में भारत के दिल्ली पहुंचते हैं और सबसे पहला काम क्या करते हैं, अपनी अंतिम सरकार की स्थापना करते हैं और दूसरा काम यह करते हैं कि संविधान सभा के गठन की योजना को प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने। इस योजना में निम्नलिखित प्रावधान थे। उन प्रावधानों के बारे में देखा जाए तो जैसे कि पहला प्रावधान यह कहता था कि जो लोग चुने जाएंगे वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है, और प्रति 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति को चुना जाएगा। तीसरे पॉइंट की बात करें तो जो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या निर्धारित की गई थी तो वो 389 थी। उस समय 389 लोगों की कुल संख्या को चुना गया था। अब इनमें से 292 जो लोग थे वो 11 प्रांतों से आते थे। ब्रिटिश भारत के जो 11 प्रांत थे वहाँ से 289 लोगों को चुना गया। 4 जो लोग थे वो कमिश्नरी प्रांतों से आते थे, जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान जो आज के समय में पाकिस्तान का हिस्सा है। और तीसरा पॉइंट ये कहता है जो बचे हुए लोग थे वो देसी जो रियासतें थी वहाँ से चुने जाएंगे। जो राजा महाराजा उस समय मौजूद थे वहाँ से
93 लोग चुने गए थे। अब बात करते हैं भारतीय संविधान सभा के चुनाव कि इसके चुनाव कैसे करवाए गए। ठीक है, संविधान सभा के बारे में जान लिया, लोग कैसे चुने जाएंगे इसके बारे में जान लिया। अब हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ। तो जुलाई से अगस्त के बीच में चला था। कब चला था? 1986 में ये चुनाव चले थे और इसमें जो मतदाता थे उनको 3 भागों में बांटा गया था, मतलब 3 कैटेगरीज में बांटा गया था। जैसे कि पहली कैटेगरी थी साधारण लोग, जिसमें कि हिंदू, पारसी, ईसाई जैसे लोग आते थे। दूसरे भाग में बांटा गया था मुस्लिमों को और तीसरे भाग में बांटा गया था सिख लोगों को। ठीक है, बात हो गई चुनाव की। अब जो चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट की बात करें तो 210 सीटों में से 199 सीटें कांग्रेस उस समय जीती थी साधारण स्थानों में, और जो 11 सीटें थी वो लोकल पार्टी उस समय की जो थी वो जीती थी। और जो 78 सीटें थी उसमें 73 सीटें जो थी वो मुस्लिम लीग जीती थी, मतलब जो मुस्लिमों के लिए सीट बनाई गई थी उसमें 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी। बाकी बची हुई सीटें जो थी वो हमारे सिख समुदाय के लोगों को मिली थी। बात हो गई चुनाव के परिणाम की। अब हम लोग बात करते हैं कि संविधान सभा बन गई। अब इस संविधान सभा ने पहला अधिवेशन कब लाए? 9 दिसंबर को पहला अधिवेशन ये लेके आते हैं। 1986 में पहला अधिवेशन आता, इसमें 209 लोग शामिल हुए थे। ठीक है, ये पॉइंट में कहने की कोशिश कर रहा है कि इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज के समय में जो हम लोग देते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरी अधिवेशन की बात करें तो संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर को आया 1986 में, और इसी अधिवेशन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इस सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, साथ ही एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव जी को संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चौथे पॉइंट की बात करें तो 13 दिसंबर 1986 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि हम लोग संविधान को बनाएंगे कैसे। मतलब प्रस्ताव में ये बताया गया कि हम लोग संविधान की कौन कौन सी चीज़ों को बनाएंगे, क्या क्या हम लोग संविधान में रखने वाले हैं। नोट की बात करें तो अब इसमें नोट दिया हुआ है, नोट को पढ़ लेते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रक्रिया एवं आदर्शों का प्रतिरूप था, जिसके अनुसार भारतीय संविधान का निर्माण किया जाना था। मतलब ये जो प्रस्ताव था ये इसलिए लाया गया था कि हम आगे चल के इस प्रक्रिया के दौरान और इन आदर्शों के प्रतिरूप में अपने संविधान का निर्माण करेंगे। और इसी की वजह से आज के समय में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसलिए भी हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथे अधिवेशन की बात करी जाए तो भारतीय संविधान का चौथा अधिवेशन 14 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 1947 तक चला। इस अधिवेशन के दौरान 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। ठीक है, आज के समय में जो इंडियन फ्लैग हम लोग देखते हैं, भारत का जो तिरंगा देखते हैं, तो इसको अपनाया कब गया? तो इसको अपनाया 22 जुलाई 1947 में इसको अपनाया गया। अब बात करते हैं भारत के विभाजन एवं संविधान सभा की। तो 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया। 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया और एक नया मुल्क बन के सामने आया जिसका नाम पाकिस्तान हुआ। विभाजन के पश्चात संविधान सभा पर उपस्थित सभी बाहरी प्रतिबंध खत्म हो गए और इस वजह से जो भारतीय संविधान सभा थी अपने अनुसार स्वतंत्र रूप से संविधान का निर्माण कर सकती थी। मतलब अब हम लोगों के ऊपर से जो गुलामी की जंजीरें थी वो टूट गई थी। ठीक है, और जो संविधान सभा थी वो पूरी तरीके से फ्री होकर अपने अनुसार अपना संविधान बना सकती थी। अब इसके साथ साथ ही संविधान सभा के पास एक नई चुनौती सामने आती है। चुनौती कौन सी थी कि जो सामान्य कानून आज के समय में हम लोग यूज़ करते हैं इसका भी निर्माण करना की। अब हम लोग बात करते हैं प्रारूप समिति की। तो इस समिति को नियुक्ति कब दी गई? तो 29 अगस्त 1947 में इसकी नियुक्ति दी गई और भीमराव अंबेडकर जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके साथ साथ ही कुल 7 सदस्यों को इस समिति में रखा गया। इसका कार्य क्या था? संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना, मतलब संविधान किस तरह बनेगा उसका ड्राफ्ट तैयार करना। अब इस समिति ने 21 फरवरी 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश करी, जिसके अनुसार जो समिति थे उसने 35 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों को प्रस्तुत किया। ठीक है, इस रिपोर्ट पर लगभग 8 महीने तक विचार विमर्श किया गया और लास्ट में चलकर 26 नवंबर 1949 में इस पर सब लोगों ने सहमति बनाई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस पर अपने सिग्नेचर करके इसको संविधान में शामिल कर लिया गया। ठीक है, और यहाँ से होता हमारा संविधान बन के कंप्लीट।
अंतिम अधिवेशन की बात करें तो 24 फरवरी 1950 में हमारा अंतिम अधिवेशन आया। इस अधिवेशन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमारे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिनको अंतिम अधिवेशन के दौरान चुना गया। संविधान सभा के सभी सदस्यों ने जो सिग्नेचर थे वो संविधान पे किए और 26 जनवरी 1950 में हमारे संविधान था वो पूरी तरीके से हमारे देश में लागू कर दिया गया है। अब भारतीय संविधान सभा को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और इसमें लगभग 60 लाख रुपए खर्च किए गए संविधान को बनाने में। अब भारतीय संविधान के कुछ मुख्य स्रोत थे जहाँ से भारतीय संविधान बना, ठीक है, जहाँ से हम लोगों ने जो चीज़ें ली। तो पहली चीज़ हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से ली, जैसे कि जो राष्ट्रपति की जो पोजीशन है वो हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से ली, और लोकसभा का अधिक शक्तिशाली होना जो है वो हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिया। तीसरा, जो उत्तरदायी मंत्रिमंडल है, आज के समय में जो मंत्री काम करते हैं उसके लिए उत्तरदायी होना, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिया। चौथा, संसदीय शासन प्रणाली, जो संसद की शासन करने की प्रणाली है उसका हम लोगों ने कहाँ से लिया? ब्रिटेन के संविधान से लिया। कानून का शासन, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिया। बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा, ये भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिया, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से ली। बात करें अमेरिकी संविधान से हम लोगों ने क्या लिया, तो मौलिक अधिकार, आज के समय में जो हम लोग बोल पा रहे हैं फ्रीली, कुछ भी पढ़ने का अधिकार है, हम लोगों को वोट डालने का अधिकार है, तो ये सारे अधिकार हम लोगों ने कहाँ से लिए? अमेरिकी संविधान से लिए। उपराष्ट्रपति की जो व्यवस्था है वो हम लोगों ने अमेरिकी संविधान से ली, मतलब कि राष्ट्रपति की व्यवस्था हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से ली, वहीं जो उपराष्ट्रपति की जो व्यवस्था है वो हम लोगों ने अमेरिकी संविधान से ली। संविधान में संशोधन करने की विधि जो है वो हम लोगों ने अमेरिकी संविधान से ली। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता एवं सर्वोच्चता, मतलब न्यायाधीश सर्वोच्च है हमारे देश के लिए और स्वतंत्र रूप से काम कर पाएँ, इसके लिए संविधान में जो चीज़ें बनाई गई वो हम लोगों ने कहाँ से ली? वो अमेरिकी संविधान से ली। आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया? तो आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने पहला कॉन्सेप्ट लिया, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनका राज्यसभा में मनोनयन, मतलब जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनको हम लोग राज्यसभा का मेंबर बना सकते हैं और इनको मेंबर बनाने के हमारे राष्ट्रपति खुद इनको चुन सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया? ये आयरलैंड के संविधान से लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट, प्रस्तावना में प्रस्तुत हम भारत के लोग, जो आज के समय में हम लोग बोलते नहीं अपने प्रीएम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया? ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया। बात हो गई आयरलैंड के संविधान की। अब हम लोगों ने कैनेडियन संविधान से क्या लिया? तो कैनेडियन संविधान से जो केंद्र सरकार की प्रणाली है, केंद्र सरकार हमारे देश में ज़्यादा पावरफुल रहेगी, तो ये प्रणाली हम लोगों ने कहाँ से ली? तो ये प्रणाली हम लोगों ने कैनेडियन संविधान से ली। दूसरी प्रणाली हम लोगों ने क्या ली? वह सारे कार्य क्षेत्र जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची में शामिल नहीं है, उन पर केंद्र सरकार का अधिकार। ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट है, मतलब जो संघ सूची में शामिल नहीं है, जो राज्य सूची में शामिल नहीं है और जो समावर्ती सूची में शामिल नहीं है, उन पर सीधे सीधे अधिकार केंद्र सरकार का हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कैनेडियन संविधान से लिया। राज्यपालों की नियुक्ति का ढंग, जो आज के समय में हम लोग गवर्नर अपॉइंट करती है, हमारी सरकार जो गवर्नर अपॉइंट करती है, तो इसका अपॉइंटमेंट का सिस्टम कहाँ से आया? ये अपॉइंटमेंट का सिस्टम कैनेडियन संविधान से आया। बात करें 1935 के एक्ट से हम लोगों ने क्या लिया? तो 200 से ज़्यादा धाराएं हम लोगों ने 1935 के एक्ट से ली। संकट काल की घोषणा जैसे कुछ शब्द जो हम लोगों ने 1935 के एक्ट से लिए। केंद्र व राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा जैसे कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने 1935 के एक्ट से लिए। 2 सदनों की जो व्यवस्था है, जो आज के समय में हम लोग लोकसभा राज्यसभा देखते हैं, तो ये सदनों की व्यवस्था हम लोगों ने 1935 एक्ट से ली। संविधान सभा के स्वरूप की बात करी जाए तो संविधान सभा का उस समय स्वरूप कैसा था, मतलब कैसे लोग आए थे? तो संविधान सभा का स्वरूप सांप्रदायिक रचना के तहत किया गया था, मतलब हर संप्रदाय से कोई एक मेंबर अपॉइंट होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, मतलब ईमानदारी से चुनाव करवाए गए थे उस संविधान सभा के। कांग्रेस प्रभावी स्थान, उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी वो पूरी तरीके से देश में हावी थी, तो इसीलिए कांग्रेस के जो प्रभावी नेता थे उसमें शामिल थे। नाम मात्र के विरोधी, उस समय जो देश था वो पूरी तरीके से एकजुट था, ठीक है, एक साथ मिलकर काम कर रहा था, तो कोई भी विरोधी नहीं था, इसीलिए इसमें लिखा हुआ नाम मात्र के विरोधी। वकीलों की भारी संख्या, उस समय जो कॉन्सेप्ट था वो वकीलों वाला था, इसीलिए वकीलों की भारी संख्या थी। प्रस्तावना की बात करी जाए, प्रीएम्बल की बात करी जाए, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्य, विचारधाराओं और सरकार की उत्तरदायित्वों पर
प्रकाश डालता है। प्रियम्बल हमें बताता है कि भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या हैं, विचारधाराएं क्या हैं, और जो सरकार है वो हमारे प्रति उत्तरदायित्व है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये हमें संविधान बताने की कोशिश करता है। जो प्रस्तावना है ये मुख्य रूप से 3 बातें बताती थी हम लोगों को। पहली बात ये बताते कि जो संविधान की शक्ति है वो हमारे जैसे लोगों की वजह से है, कि भारत के रहने वाले लोगों की वजह से, ठीक है, भारत के लोगों की वजह से। दूसरी बात ये बताती थी कि संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो संविधान का उद्देश्य हमारा न्याय पहुंचाना होना चाहिए, स्वतंत्रता दिलाना होना चाहिए, समानता दिलाना होना चाहिए, बंधुता से मुक्त करना होना चाहिए। भारतीय संविधान का उद्देश्य है एकता और अखंडता दिलाना हमारे देश को, ये भारतीय संविधान के मुख्य स्रोतों में शामिल है। ठीक है, बात हो गई भारतीय संविधान के मुख्य स्रोतों की। अब शासन की व्यवस्था देखी जाए कि भारतीय संविधान ने शासन के लिए कौन कौन सी व्यवस्था करके रखी है। तो भारतीय संविधान ने ये बताया है कि सभी निर्णय खुद लेने की क्षमता होनी चाहिए हमारी संविधान सभा को। जितनी भी पॉलिसीज़ बनेगी वो हम समाज की उन्नति एवं रक्षा के लिए बनाई जाएंगी। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष तरीके से जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो बनाई जाएंगी। जनता का शासन होना चाहिए हमारे देश में, और राज्य का मुखिया जो होगा वो देश के लोगों के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमारी संविधान हमको बताने की कोशिश करता है। नोट की बात करें तो समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं, पहले हम लोग मानते तो थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन धर्मनिरपेक्ष है और समाजवादी है, पर इसको ऐड कब किया गया, ये जो शब्द हैं इनको ऐड कब किया गया, तो इनको ऐड हमारे 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संशोधन के द्वारा ये 2 जो शब्द हैं ये हमारे संविधान में जोड़े गए। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने भी एग्ज़ाम आप भविष्य में देने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें ये पूछा जाता है कि कौन से संशोधन के द्वारा जो 2 शब्द हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए। ठीक है, तो ये जो समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं ये 42वें संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़े गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर एंड। आपको वीडियो कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कर देना, और इस वीडियो पर लाइक ज़रूर कर देना। इससे आपका तो कुछ नहीं जाता, पर हमें एक मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।